हमारी क्लास में एक बंदा है चौधरी के नाम से, जिसने लॉगिन किया हुआ है। चौधरी कौन है ये? बताओ। स्पीक अप। Ma'am, his or her audio is not connected. कैन टेक्स्ट मी योर नेम, जिसने भी चौधरी के नाम से लिखा होगा ये अपना। Is Sanjeet there in the class? Sanjeet Punia? यस मैम। संजीत, अब पहले वाली क्लास में काफी लेट ज्वाइन किया आपने, अराउंड 10:50 पे ज्वाइन किया था आपने। रीजन? मैं मम्मी को हॉस्पिटल ड्रॉप करके आया था। ठीक है, क्या हुआ आंटी जी को? मैम मम्मी नर्स है, तो गवर्नमेंट नर्स है, तो हॉस्पिटल छोड़ के आया, ड्यूटी थी उनकी अभी, ठीक है, इसलिए लेट हो गया। मेक श्योर करो कि क्लास के टाइम से पहले ये सारे काम कर लिया करो, क्लास के बीच में नहीं। ओके मैम। चलिए, हम लोग क्या कर रहे थे? कंपटीशन एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने देखा था कि कंपटीशन एक्ट जो है हमारा आया था 2002 के अंदर, एंड इसको अमेंड किया गया इन 2007। follows the philosophy of the modern competition law. The act prohibits anti-competitive agreements, abuse of dominant position by the enterprises, and regulates combinations, acquisition, acquiring control, and merger and amalgamation, which causes or likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India. Yes, Mansi. मैम, जो कंपटीशन लॉ है वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से कैसे प्रिवेंट करता है? गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से कैसे प्रिवेंट करता है? ये गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ऐसे प्रिवेंट करता है कि अगर गवर्नमेंट भी चाहती है कि मार्केट में कंपटीशन ना रहे, तो कंपटीशन होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के लोगों को परेशान करो। जैसे कि जो नई नई चीजें आती हैं, नए नए लॉज आते हैं, अगर उन लॉज से देखकर कंपटीशन कमीशन को लगता है कि लॉज अननेसेसरी हैं और लोगों के ऊपर सिर्फ बर्डन डालने के लिए कि वो ना आए। आजकल आपको पता है कंपनी खोलना बहुत आसान हो गया है। पहले गवर्नमेंट के नंबर ऑफ रेगुलेशंस इन पे लगते थे, अब कंपनी खोलना बहुत आसान हो गया, यानी कि कोई भी मार्केट में इजीली एंट्री ले सकता है। वो इसीलिए ले सकता है क्योंकि बार बार इनके बीच में कमिटीज बैठती है, ड्राफ्ट करते हैं चीजें कि जितना आसान हो सके उतना आसान ये काम करवाते हैं। तो उस चीज के लिए ये भी बीच में रहता है साथ में, ताकि ये गवर्नमेंट जो है अननेसेसरी कुछ ना कर सके। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई भी पार्टीज किसी के फायदे किसी के नुकसान के लिए कुछ भी कर सकती है। तो उन पॉलिटिकल पार्टीज को तो 5 साल में बदल जाना है, लेकिन उसके लिए तुम लोगों का जीवन क्यों खराब कर रहे हो, मार्केट क्यों खराब कर रहे हो पूरी? तो ये ध्यान रखता है कि मार्केट में कोई भी ऐसी पॉलिसीज, ऐसा कानून ना आए जिससे कि पूरी मार्केट का कंपटीशन ही खत्म हो जाए। यस सूरज। क्वासी जुडिशियल क्या होता है? क्वासी जुडिशियल, क्वासी मतलब जो कंप्लीट नहीं है। जुडिशियल पावर तो है बट 100% पावर नहीं है, क्योंकि 100% पावर सिर्फ एक अथॉरिटी के पास हो सकती है, जो कि हमारे कोर्ट्स हैं। उसके अलावा जिसके पास भी जुडिशियल पावर लेने की, यानी कि जजमेंट करने की पावर है, वो क्वासी जुडिशियल है जज कोर्ट जैसा सिस्टम, बट कंप्लीटली कोर्ट नहीं है। बस कोर्ट जैसी पावर्स मिली हुई है उसको बाय द पार्लियामेंट या फिर बाय द गवर्नमेंट। यस रमन। मैम, ये कमीशन में मेंबर्स कैसे ऐड होते हैं? मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती सेंट्रल है। गवर्नमेंट? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हर एक आपने का कहा कि पोजीशन अलग होता है। जैसे सेबी में कुछ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे, एक बंदा आरबीआई ने अपॉइंट किया था, वैसे हर चीज के ना अलग अलग होते हैं। वो कंपोजिशन पढ़ेंगे तब पढ़ते हैं इसका, ठीक है। मैम, ये अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्या दिया हुआ है? यही बताया था मैंने उसको, गुड़िया को भी।
मानसी को। मैम पर Unnecessary- गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि कंपटीशन खत्म हो? वो तो बल्कि चाहेगी अगर कंपटीशन होगा तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, और हाँ, प्रोडक्ट तो बस डेवलपमेंट अगर होगा कोई तो गवर्नमेंट अगर वर्ल्ड चाह वाइड रही है, जानबूझ के कोई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना रही है जिसकी वजह से वो मार्केट में कंपटीशन को खत्म करना चाहती है, तभी रोकेगा, वरना तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती। तो इसको सिर्फ ये पावर दी गई है, इसका मतलब ये थोड़ी वो गवर्नमेंट के हर काम में टांगे रहेगा। अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है तो उसके पास चांस है बोलने का, वो बोलेगा कि मेरे पास पावर है और तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट सब सही कर रही है तो वो साथ देगा। इससे गवर्नमेंट ने इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस नई कंपनी से हटा दिए, उसने साथ दिया, उसने बिल्कुल कोई पंगा नहीं किया बीच में। गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करने वाली होगी अगर जिससे उसको लगता है कि मार्केट में सही इफेक्ट नहीं आएगा उसका, तो वो रोकेगी गवर्नमेंट को। जनरली दोनों सेम इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो दोनों मिलजुल कर ही काम करते हैं। वो नहीं चाहते कि एक ही बंदा, सेम ही इंडस्ट्री के लोग एक दूसरे पे उंगली उठाए, कि सेम गवर्नमेंट एजेंसीज एक दूसरे पे उंगली उठाए। तो बातचीत करके ही सारे लोग आएंगे। यानी कि कोई नया लॉ आएगा ट्रेड से रिलेटेड तो उसमें कंपटीशन कमीशन की भी सहमति होगी। ठीक है, चले आगे। यस चलो इसके अंदर इस पैराग्राफ से स्टार्ट हो जाओ, जो अमेंडमेंट के बाद वाली लाइन लिखी हुई है कि इस एक्ट ने क्या किया, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, यानी कि जो चिंटू, वैभव, हर्ष, तरुण और हरिकेशव के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसको बंद कर दिया। एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, डोमिनेंट पोजीशन मतलब आप अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर आप गलत काम कर रहे हो। जैसे चिंटू ने क्या किया, चिंटू को पता था कि पूरे एरिया का गुंडा है वो, तो उसने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाया और सबको डरा धमका के कि कोई मार्केट में बिजनेस नहीं करेगा मेरे खिलाफ, कोई मार्केट में मेरे खिलाफ खड़ा नहीं होएगा। तो ये सब क्या है, अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज कर रहा है। ठीक है, डोमिनेंट पोजीशन भी कोई यूज करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ है, रेगुलेट कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस मर्जर समझते हो आप? Yes, ma'am. बैंक मर्जर मर्ज क्या होता है, जैसे कि कोई कंपनी है मान लो ए, दूसरी कंपनी है मान लो बी। अब ये दोनों कंपनियां चाहती है कि हम तो मिलजुल कर काम करेंगे, हम दोनों एक एंटिटी बन जाती हैं। तो इनमें से क्या होगा, ये दोनों अपना सारा का सारा बिजनेस एक ही कर लेंगे, यानी कि सारी एसेट्स मिला लेंगे, एक दूसरे की लाइबिलिटीज ले लेंगे। अब ये ए और बी ना होकर ये ए बी हो गए, यानी कि मिल गए, इकट्ठे एक ही घर में आ गए, इकट्ठे बैठ के बिजनेस करने लगे। इस चीज को बोला जाता है क्या, मर्जर। मर्जर को ऐसा बोला जाता है मतलब दो इंडस्ट्रीज की शादी हो रही है, यानी कि इन दोनों की शादी होगी, शादी के बाद एक घर में रहेंगे। जो ए की संपत्ति है वो बी की संपत्ति है, जो ए की लाइबिलिटी है वो बी की लाइबिलिटी है। तो यानी कि इन दोनों के बीच में शादी हो गई, शादी हो गई मतलब मर्जर हो गया। एम फॉर मर्जर, एम फॉर मैरिज। तो ए और बी की क्या हो गई जी, शादी हो गई। अब शादी होने के बाद इन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं बचा, है ना। अब वो क्या चेक करेगा, कंपटीशन कमीशन एक्ट, ये दोनों मिलजुल कर बिजनेस करने के लिए क्यों तैयार हुए हैं, क्या चाहते हैं ये लोग अपने आप की ग्रोथ चाहते हैं या मार्केट का कंपटीशन घटाना चाहते हैं, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है। जब आप मर्जर करते हैं, शादी करते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है आपका। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को या फिर इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है स्कीम ऑफ मर्जर। इसका लीगल नेम है, ये स्कीम ऑफ मर्जर ही बोलते हैं, इसको स्कीम ऑफ मर्जर बोलते हैं। अब इस स्कीम में लिखा होता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं सामने वाली कंपनी को क्यों खरीद रहा हूँ या सामने वाली कंपनी से क्यों मर्ज हो रहा हूँ, क्यों मिल रहा हूँ उससे। तो इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ के कंपटीशन कमीशन एक्ट अपनी सहमति देता है कि ये मर्जर हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर उसे लगता है ए और बी के मर्जर होने के बाद मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, यानी कि मार्केट में कोई और इंडस्ट्री बचेगी नहीं इन दोनों के खिलाफ और कस्टमर्स के लिए बुरा होगा, तो वो इस मर्जर को कभी अलाउ नहीं करेगा। यानी कि कंपटीशन कमीशन एक्ट के पास पूरी पावर है इस मर्जर को रोकने, चाहे तो रोके चाहे तो ना रोके। उसको पता होना चाहिए कि इसका इफेक्ट क्या होगा मार्केट। मर्जर वाला क्लियर है? मैम इसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी कमीशन एक्ट से। कोई भी मर्जर होने से पहले कंपटीशन एक्ट की अप्रूवल जाती है। हम जब दोनों कंपनियों को कोई दिक्कत ही नहीं है कि भी कंपटीशन हमें खत्म करना है, अगर उनका ऑब्जेक्टिव भी ये है कि भी करना है, तो मैम फिर इसको क्या दिक्कत है? इसको दिक्कत CCI वही है को। ना, ए और बी ने आपस में मर्ज कर लिया, मार्केट में और कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, डोमिनेटिंग पोजीशन है। अब फिर तो ये चिंटू वाली दुकान बन जाएगी ना, अगर मार्केट में कंपटीशन खत्म हो जाएगा इनके मर्जर से, तो इस दुकान का नाम वही आ जाएगा, चिंटू वाली दुकान। अब वो जो चिंटू वाली दुकान है वो लुटेगी लोगों को, अब लोगों को लुटेगी तो लोगों के साथ भला हो रहा है बुरा हो रहा है। कंपटीशन तो मैम कमीशन
प्रॉफिट तो दोनों ही बांट रहे हैं मैम, जो मर्ज करी है कंपनी वो कल्ला ए वाली दुकान थोड़ी ले। दोनों को तो प्रॉफिट मिल बिजनेस रहा है, इन दोनों को तो प्रॉफिट मिल रहा है, पर मार्केट में लोगों के साथ क्या हो रहा है, मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट नहीं आएगा, अच्छी एफिशिएंट नहीं आएगी, मार्केट गंदी हो जाएगी। इन्हें मार्केट गंदी नहीं करनी, इन्हें मार्केट साफ सुथरी रखनी। इसका काम ही यही है कि मार्केट में ऐसे कुछ मेजर्स उठाना जिससे कंपटीशन बढ़ता जाए। कंपटीशन बढ़ेगा, लोगों का फायदा होगा। कुछ हद तक कंपटीशन बढ़ना चाहिए, पूरा तो नहीं, कुछ हद तक तो बढ़ना चाहिए। मतलब मार्केट में किसी की मोनोपोली होती है ना जब, तो भैया वो मोनोपोली का फायदा पक्का उठाता है। आपको पता है कि आप ही कर सकते हो ये काम, आपके भाव नहीं चढ़ जाएंगे। कितनी बार आप मतलब अपने मन को समझा के रखोगे नहीं ये गलत है, जब आपको पता है कि बस मैं ही मैं हूँ और कोई है ही नहीं, तो उस मैं में तो घमंड बहुत हो जाता है। तो उस घमंड को तोड़ने के लिए तो है कमीशन एक्ट। उसको लगता है कि मैं इन दोनों को शादी करने की यानी कि मैरिज मर्जर करने की अप्रूवल दे दूंगा, ये दोनों मिलकर होगी एक ही एंटिटी। मतलब मार्केट में कितनी कंपनी है, एक ही कंपनी है। ये दोनों तो अपने खिलाफ कुछ करेंगे नहीं, ये दोनों तो मिलजुल कर काम करेंगे, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब मार्केट में ये लोगों को गलत प्रोडक्ट बेचेंगे, गंदा प्रोडक्ट बेचेंगे, पैसे हाई चार्ज करेंगे, तो मार्केट में खराबी होगी, ना कि मार्केट में फायदा होगा। क्लियर? यस Yes, ma'am. मैम ये कॉपी में लिखना है मैम, क्या चीज? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्कीम ऑफ मर्जर हो रही है, मर्जर वाला ये है। या फिर सीधे ही को बता- समझाने के लिए या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, चाहो तो लिख लो, गलत नहीं है, सही है। यस रिया? ओके मैम अगर इन दोनों का ऑब्जेक्टिव अच्छा हो, जो पब्लिक के वेलफेयर में हो, और दोनों टॉप कंपनीज में, तो कंपटीशन कमीशन एक्ट एक्सेप्टेंस दे देगा, वेलफेयर में नहीं होगा तो रिजेक्शन देगा। मैम अगर ये दोनों टॉप कंपनीज है और कंपटीशन फिनिश हो रहा है इस चीज से, इनके मर्ज होने से रिड्यूस कंपटीशन फिनिश हो, कंपटीशन रिड्यूस तो होगा। अगर 100% फिनिश हो गए, ये मोनोपोली की पोजीशन में जाते होंगे ना, तो वो बहुत रोड़े अटकाएगा कंपटीशन एक्ट। वो इतनी इजीली नहीं देगा आपको अप्रूवल। अगर उसे लगता है कि अप्रूवल मिलने के बाद भी मार्केट सही चलेगी तो देगा, नहीं तो वरना नहीं देगा। क्योंकि इसके ऊपर भी फिर इसके गवर्नमेंट इसके ऊपर भी इंस्पेक्शन बिठा सकती है, सीबीआई की जांच करवा सकती है कि तूने पैसे खा के अप्रूवल किया होगा। तो ये हर चीजें चेक करेगा। इसका काम ही यही है। इसको पॉइंट इसलिए किया गया है या फिर इस इंस्टीट्यूट को बनाया ही इसलिए किया गया है ताकि ये मार्केट में कंपटीशन बरकरार रखे, कंपटीशन को खत्म ना होने दे। और इस तरह के मर्जर को अलाउ करेगा तो धीरे धीरे मार्केट से कंपटीशन खत्म। हर लोग तो मर्जर करके बैठ जाएंगे, फिर लोगों का वही हाल हो जाएगा चिंटू की दुकान वाला। तो इसलिए इस मर्जर को पहले पढ़ता है, यानी कि स्कीम को पढ़ता है। अगर स्कीम अच्छी है तो अप्रूवल देगा, अगर स्कीम बुरी है तो अप्रूवल नहीं देगा। देखो कंपटीशन रिड्यूस होना अलग बात होता है और कंपटीशन खत्म होना अलग बात होता है। नो डाउट ये दोनों अच्छे कॉम्पिटिटर थे आपस में, अब दोनों मर्ज हो जाएंगे तो इन दोनों के बीच का कंपटीशन तो खत्म हो गया ना। लेकिन मार्केट में बना रहना चाहिए कंपटीशन, इन दोनों के और कॉम्पिटिटर भी होने चाहिए। ठीक है? ओके मैम। हाँ जी यस मैम। मानसी। मैम ये लाइन दोबारा बता दो, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन वाली। कौन सी वाली? अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है वो मैं बता देती हूँ। कुमकुम। मैम कोई भी एक्ट बनने के बाद उसके कितने साल बाद हम उसके अमेंडमेंट कर सकते हैं? अमेंडमेंट तो आप कभी भी कर सकते हो। मतलब कोई एक्ट बना, जैसे कि वो 2003 में बना, 2 में बना था, 3 में वो लागू हुआ था और 7 में अमेंडमेंट हो गई। कई बार ऐसा भी होता है जब बना था बनने के 6 महीने बाद भी अमेंडमेंट आ जाती है। तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। जब आपको लगे कि उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है तो अमेंडमेंट आप कर सकते हो, और जरूरत नहीं होती अमेंडमेंट होती ही नहीं है, ऑप्शनल है। ओके मैम। यस मान्यता। मैम कार्टेल और मर्जर में क्या डिफरेंस है? किस चीज के अंदर? कार्टेल। कार्टेल सी। यस मैम। कार्टेल होता है जैसे काइंड ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बोले तो सूरज, कुमकुम और मान्यता, इन तीनों ने मिलकर क्या किया? इन तीनों ने मिलकर अपनी अलग अलग बिजनेस को एक बना लिया। यानी कि मेरे पास कस्टमर आएगा मैं तेरे पास भेज दूंगा, तेरे पास आएगा मैं उसके पास भेज दूंगा, या फिर मिलजुल कर काम करने बैठ गए। दैट इज पार्टनरशिप। तो इन जैसे 3 शॉप है हमारे पास या 3 बिजनेस है A, B एंड C, इन्होंने कार्टेल बना लिया अपना, आपस में हाथ मिला, ठीक है। अब ये मिलकर बिजनेस कर रही हैं लेकिन इन बिजनेस की अलग पहचान है।
ए की अपनी पहचान है, बी की अपनी पहचान है और सी की अपनी पहचान है। वहीं पर दूसरा ऑप्शन क्या है, मर्जर कर लिया ए और बी, ठीक है। अब मर्जर करने के बाद ए और बी ने मान लो अपनी जो नया जो एस्टैब्लिशमेंट खुला उसका नाम रख लिया सी या फिर ए बी, कुछ भी नाम रख सकते हैं, दोनों अपना नाम मर्ज कर सकते हैं या फिर कोई नया नाम रख सकते हैं। अब मार्केट में जो अवेलेबल है ना, या तो वो ए बी अवेलेबल है या वो सी अवेलेबल है, ए बी खत्म बी भी खत्म। अब जो नया बना ना आफ्टर मर्जर सिर्फ वो अवेलेबल है। बट कार्टेल में क्या होता है, इनकी इंडिविजुअल रेफरेंस रहती है, मार्केट में इंडिविजुअली भी जाने जाते हैं और इतना भी पता होता है कि भाई अब तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इनका साझा बिजनेस भी होता है और ये दोनों मिलकर भी काम करते रहते हैं। यस मान्यता? लाइबिलिटी होती है जो कार्टेल में, वो इनकी इंडिविजुअल ही होती है। डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन, जिस भी टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा। 100% पार्टनरशिप में एंटर हो गए ये तो वो पार्टनरशिप वाला रूल्स लग जाएगा। अदरवाइज जितना इन्होंने लिखा है अपने कॉन्ट्रैक्ट में उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके मैम। यस अनामिका? मैम अमालगमेशन क्या होगा? मर्जर एंड अमलगमेशन काइंड ऑफ सेम थिंग होती है, बस मर्जर जो होता है आपका कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होता है और अमलगमेशन में आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज होता है, कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। अदरवाइज कंपनी लॉ की तरफ से दोनों सेम चीजें हैं, मर्जर में भी सेम काम होगा और अमलगमेशन में भी सेम काम होगा। ओके मैम। फिर इसको हमेशा इकट्ठा बोला जाता है, मर्जर एंड अमलगमेशन। यस हिमांशु? मैम अगर दो कंपनी है, मतलब वही दो है मैम उस लाइन में, और अगर मैम वो बिना मर्ज हुए एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब कोई 15 की चीज है 15 में, वो दोनों 15 में ही बेचेंगे। बिना मर्ज हुए एक साथ काम कर रहे हैं मतलब ये दोनों ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं या अलग अलग काम कर रहे हैं? मतलब बात कर ली कि हाँ एक साथ ही काम करेंगे, मतलब मर्ज नहीं जैसे हुए कि वो। ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं, ऐसा ही? मैं मर्ज वाला रिलेशन नहीं, हाँ बस लेकिन कर रहे हैं जो साथ कर रहे हैं एक टाइप से। तो एक दूसरे के साथ ना इन्होंने एग्रीमेंट बना लिया, ऐसा? यस मैम, यस मैम। मैं कोई सामान 15 का बेचूंगा और तू भी सामान 15 का बेच लो, यस मैम। ये एग्रीमेंट गलत होता है। ये एग्रीमेंट कहाँ सही होता है, जैसे कि कोई चीज होती है जहां पर गवर्नमेंट ने MSB लगाई होती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट वैल्यू लगाई होती है, जैसे एग्रीकल्चर में लगाई हुई है गवर्नमेंट ने कि 10 से कम में कोई नहीं बेचेगा, ज्यादा में बेच सकता है, वैसे होते मिनिमम सपोर्ट वैल्यू कि इससे कम में पड़ता नहीं है, इससे ऊपर तुम कितना भी ले लो। लेकिन आप रेट फिक्सिंग नहीं कर सकते, रेट फिक्सिंग मतलब 15 में ही बेचेगा और 15 में ही तू बेचेगा। अगले के पास MRP है, तेरे पास MRP है, उसका यूज कर। अगर तुम इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे कि मैं भी 15 में तू भी 15 में, तो एक गलत प्रैक्टिस है और नहीं होगी। और अगर गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन कमीशन को पता चला, किसी ने शिकायत लगा दी, तो आपके खिलाफ केस हो सकता है। ठीक है? यस मैम, यही पूछना था कि इसमें। प्रैक्टिसेस। ओके मैम। यस कुणाल? हम अगर इस एग्रीमेंट की अप्रूवल ले ले तो कोई मतलब एक्ट से, कमीशन एक्ट से आवाज नहीं सर। वैसे तो आपको हाँ, लेकिन ये होता है कि जैसे मार्केट कमिटीज होती हैं उसमें पर्टिकुलर चीजें डिसाइड होती हैं कि हर चीज का रेट या फिर रेंट वगैरह डिसाइड होता है, वहां पर इनका बंदा बैठा होता है, वहां पर आप अप्रूवल ले सकते हो। बट जैसे कि कोई सामान गुड्स के लिए स्पेसिफाइड रेट नहीं बता सकता, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो होती है मार्केट रूल्स के अकॉर्डिंग में, वो कर सकते हो। बट रेट फिक्सिंग तो आपको कंपटीशन भी अलाउ नहीं करेगा, अलाउड ही नहीं है जब चीजें। मैम रियल लाइफ में तो प्राइस यूनियन दिखती है मैम कई चीजों में, कहीं से भी पूछ लो उस चीज का रेट वही सेम ही मिलता है जो एक के पास मिलता है। ऐसा भी तो होता है ना, जैसे अभी आपकी कोई चीज है 10 रुपए में आप लेकर आए, उसके ऊपर 2-3 रुपए की आपकी कॉस्टिंग लग जाती है, कोई चीज 12 है, ऐसा भी तो होता है ना, 15 से कम में उसका पड़ता ही नहीं है। एक्चुअल जेन्युइन प्राइस है कि कोई भी नॉर्मल शॉपकीपर या फिर एक लेमैन भी सोचे तो वो 12 वाली चीज 15 में तो बेचेगा ही ना, तो इससे कम तो आपको मिलेगा ही नहीं। बट इससे ऊपर मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है कंपटीशन वालों को, कोई 20 में बेच रहा है, कोई 25 में बेच रहा है, कोई 30 में भी बेच रहा है, कोई 15 में भी बेच रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम प्राइस आप फिक्स कर सकते हो कुछ चीजों में जहां पर आपको लगता है कि इससे मिनिमम अगर कोई बेच रहा है ना तो वो कंपटीशन का मजाक उड़ाता है। मिनिमम आप ना फिक्स प्राइस से सस्ता बेचने के लिए भी फंस सकते हो,
मान लो किसी की कॉस्टिंग के बाद उसकी एक्चुअल वैल्यू 15 ही बनती है और कोई दुकानदार उसके पास पैसा बहुत है, उसको 10 रुपए में बेच रहा है, लॉस खा के बेच रहा है, तो इसके खिलाफ भी केस हो सकता है। इस चीज के लिए आप मिनिमम सपोर्टिव वैल्यू बिल्कुल डिसाइड कर सकते हो। अपनी कॉस्टिंग से भी कम में बेचना वो भी क्राइम है एज पर कॉम्पिटिशन है। वो क्राइम क्यों है मैम? उसका प्रोडक्ट है, उसकी मर्जी, चाहे अगला जेब से पैसे भर के भी बेचे उसको। उसकी मर्जी तो है, लेकिन एक बात बताओ ना, कस्टमर किसके पास जाएगा? जो सस्ता बेचेगा। ठीक है, अगर यस ये मैम। बंदा ब्रेक इवन पे काम कर रहा है, ठीक है, सस्ता बेच रहा है, मतलब इसका पड़ता है तब सस्ता बेच रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या चाहता है कि दुकान ना दूसरे की फेल करानी है, इसने खुद का तो घर खाली कर ही रहा है, दूसरों का भी घर खाली कर रहा है। एक बात बताओ, मार्केट में इकोनॉमी कैसे मूव करेगी जब पैसा ही मूव नहीं करेगा? एक के पास पैसा है, बाकियों के पास तो नहीं है ना। बाकियों को तो पैसा चाहिए, कस्टमर को तो मजे आ रहे हैं, 15 वाली चीज 10 में मिल रही है, लेकिन क्या बाकी दुकानदार चाह कर भी नहीं बेच पाएंगे? क्यों? 10+2 उनको 12 रुपए तो खर्चा है ना खुद का। 12 के खर्चे वाली चीज 10 में बेचेंगे तो क्या कहते हैं, 2 रुपए हर महीने घर से जाते हैं। तो 2 रुपए हर महीने घर से बेचने की बजाय ना कुछ कमाओ ना कुछ खाओ, सारी दुनिया कैसी हो जाएगी? आलसी नहीं हो जाएगी अगर ये चीज अलाउ कर दी तो? बताओ क्या चाहते हो? दुनिया आलसी हो जाए, कोई काम ना करे, घर में पड़े रहे सारा दिन? इसलिए ये भी अलाउ नहीं होगा। क्लियर? यस मैम। चलो जी, एक डोमिनेंट पोजीशन वाला आप पूछ रहे थे। डोमिनेंट पोजीशन क्या है हमारे पास? डोमिनेंट पोजीशन है जी, ये जो चिंटू है ना, इसकी मार्केट में पूरी रेपुटेशन है, इससे ऊपर कोई जाके चलता नहीं। इसके घर की ना बड़ी चलती है, पुराने टाइम में इसके पापा सरपंच थे इनके गांव के, तो इससे ऊपर कोई जाता नहीं। अब इसकी पोजीशन मार्केट में कैसी है? बहुत तगड़ी पोजीशन है। अब अपनी तगड़ी पोजीशन का ये मिसयूज कर सकता है, उस चीज को बोला जाता है डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज करना, या फिर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। क्लियर? अनामिका आपने पूछा था शायद। मैम मैंने पूछा था। आपने पूछा था? क्लियर? यस मैम। मैम ऐसे तो कार्टेल एग्रीमेंट भी इलीगल होगा, क्योंकि उसमें भी कार्टेल कंपटीशन फिनिश हो रहा है। कंपटीशन फिनिश नहीं होता। आप कार्टेल करते हो ना, देखो मार्केट में ऐसा नहीं कि कंपटीशन ये नहीं चाहता कि आप किसी से हाथ ना मिलाओ या किसी से मिलकर बिजनेस ना करो, वो ये चाहता है कि फेयर मैनर में बिजनेस हो। अनफेयर मैनर में बिजनेस होगा तो ये टांग घुसाएगा। फेयरली मैनर में होगा, आप सही टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कर रहे हो, तो ये आपको कभी मना नहीं करेगा उस एग्रीमेंट में एंटर होने से। आप बोलते हो कि रेट फिक्सिंग, रेट फिक्सिंग क्या होता है? नाजायज चीजों के लिए। जैसे चिंटू ने जो यहाँ पर रेट फिक्सिंग की थी ना, वो गलत थी। आप मिनिमम सपोर्टिव वैल्यू रेट फिक्स कर रहे हो या फिर अपना मिलकर एक बिजनेस कर रहे हो, वैसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया एक साथ मिलकर बिजनेस करेगी। आप मिलकर बिजनेस कर रहे हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कब गलत हो जाएगा वो? जब मार्केट से आपका सिर्फ क्राइटेरिया क्या है कि मार्केट में ना सिर्फ हमारी मोनोपोली होनी चाहिए, हमारे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आप लोगों से मतलब अंधा पैसा लूटते हो, उस चीज में आपकी कंडीशंस खराब हो जाएंगी और उसमें आपका कार्टेल भी इलीगल हो जाएगा। कार्टेल बनाते हुए भी मर्जर एंड कंपटीशन एक्ट की पूरी नजर रहती है उसके ऊपर कि आपका कार्टेल बेकार ना हो, मतलब इलीगल व्यू से ना बना। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। के बाद है थर्ड हमारे पास फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसी के बारे में कुछ लिखा हुआ होगा इसके अंदर, पढ़ते हैं। तो क्या बोलते हैं? कंपटीशन एक्ट 2002 हैज बीन इनेक्टेड टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। यहाँ पर आपका एक एमसीक्यू बनता है और एमसीक्यू में लिखा होता है क्या? कंपटीशन एक्ट हैज इनेक्टेड टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस दैट हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन कंपटीशन, और बच्चे उसको इस लाइन को पढ़कर ट्रू कराते हैं और वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है ये कि कंपटीशन एक्ट किस चीज को प्रिवेंट करता है, रोकता है? ऐसी प्रैक्टिसेस को जिनका एप्रिशिएबल एडवर्स, एप्रिशिएबल एडवर्स मतलब कंपटीशन के उल्टा इफेक्ट डालता है। कोई काम जो आप कर रहे हो उससे कंपटीशन बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, तो कंपटीशन बढ़ने की बजाय घटे, तो उस इफेक्ट को बोला जाएगा एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। उल्टा इफेक्ट है किसके ऊपर? कंपटीशन के ऊपर। तो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट करना सही बात नहीं, गलत बात होती है। जिस बच्चे ने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा था उसे क्लियर है इस चीज के बारे में, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? यस मैम। किसने पूछा था, कुणाल ने या सूरज ने? मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो। एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव
और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव इफेक्ट क्या करेगा, चीजों को बढ़ावा देता है, कंटिन्यू करता है कि चलो ठीक है करो मैं तुम्हारे साथ, तो वो तो हुआ पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब कि चीजों को डाउन लेकर आता है, ठीक है। नेगेटिव को हम एडवर्स भी बोल सकते हैं। अब कंपटीशन को एडवर्स इफेक्ट देना मतलब कंपटीशन को डाउन लेकर आना, माइनस करना इज एडवर्स इफेक्ट। जिसका एप्रिशिएबल जिसकी हम तारीफ करते हैं, यानी कि अच्छे क्वांटिटी में अगर आप एडवर्स इफेक्ट डालोगे कंपटीशन पे तो कंपटीशन घटेगा, बढ़ेगा नहीं। और हमें कंपटीशन घटाना नहीं बढ़ाना है, इसीलिए ऐसी प्रैक्टिसेस को अलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन। यही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग से कि क्या करेगा, प्रमोट करेगा और सस्टेन। सस्टेन मतलब मेंटेन, कि प्रमोट तो करेगा ही करेगा, प्लस जो मार्केट में एग्जैक्टली चल रहा है उसे मेंटेन भी करेगा। एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा। अभी तक जो हमने पढ़ा कि ऐसा काम नहीं चलेगा वैसा काम नहीं चलेगा, उसमें फायदा किसका हो रहा था, दुकानदार का या कंज्यूमर का? कंज्यूमर तो ये क्या करते हैं, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है जी। टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, क्या लगता है आपको मार्केट में फ्रीडम ऑफ ट्रेड होना चाहिए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अर्पित? यस मैम। फ्रीडम ऑफ ट्रेड होनी चाहिए? यस मैम, नेसेसिटी है मार्केट के लिए। नेसेसिटी है मार्केट के लिए, ठीक है जी। अच्छा, सभी को सीए करने का अधिकार होना चाहिए? लाइक जिसके मन में है वो कर सकता है। होना चाहिए। आपको कंपटीशन आना चाहिए मार्केट में। अर्पित सीए कर रहा है, क्या साहिल को राइट होना चाहिए सीए करने का? यस मैम। आना चाहिए भैया, नहीं तो फिर अर्पित मन चाहे पैसे लूटेगा क्लाइंट से, कहेगा तेरी आईटीआर भरूंगा, ला 5 लाख रुपए दे। आईटीआर वाला बंदा कहेगा कि रहन दे भाई, इतनी तो मेरी इनकम नहीं है जितने तू आईटीआर में लूट रहा है मुझसे, मैं पेनल्टी सह लूंगा। ऐसा ही अर्पित? बुरा आइडिया नहीं है वैसे मैम। आइडिया नहीं है, चलो जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विद द एनफोर्समेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 में जब हमारा कंपटीशन एक्ट इनेक्ट हुआ था। अच्छा, एक बात पता है आपको, एक तो एक्ट होता है इनेक्ट और एक होता है इफेक्टिव, पता है ये बात? इनेक्ट का मतलब तो होता है जब वो कागजों पे बन जाता है, यानी कि कंपटीशन एक्ट जब कागजों पे बना तो वो 2002 से स्टार्ट हो जाता है। इनेक्ट मतलब जिस दिन उसके ऊपर कंप्लीटली सबकी अप्रूवल आ गई, तो उस पर जो अप्रूवल आई थी ना, दैट इज ऑन 13 जनवरी 2003। कब आई थी? 13 जनवरी 2003। और इनेक्ट होने के बाद भी जब वो मार्केट में सबके ऊपर लगने लगता है ना, उस टाइम को अलग टाइम बोला जाता है। तो ये सबके ऊपर जब लागू हुआ तो ये लागू हुआ 13 मार्च 2003 को। कब लागू हुआ? 13 मार्च 2003 को। ठीक है, यानी कि जो एमआरटीपी का काम कंप्लीटली बंद हुआ होगा वो इसके बाद बंद हुआ होगा, ना कि इससे पहले। जब ये इनेक्ट हुआ उसके बाद कमीशन ने तैयारी कर ली होगी, भैया एमआरटीपी के रूल्स हमारे ऊपर लगेंगे नहीं। 2002 में ये पार्लियामेंट से अप्रूवल ले चुका होगा और इस पे ड्राफ्ट पॉलिसीज बन रही होंगी, मतलब बार बार कमेंट्स आ रहे होंगे और बार बार ये अमेंड हो रहा होगा, तो इसीलिए इसका नाम लिखा गया 2002 में। 2002 में इसे रिकॉग्निशन मिली। 2003 पे प्रिंसिपल ने प्रेसिडेंट ने इस पर साइन किया और 13 मार्च 2003 से ये मार्केट में एप्लीकेबल हो गया। क्लियर ये 3 डेट्स? वैसे ये दोनों डेट्स आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर मैम? वो प्रेसिडेंट वाली क्या थी? कोई भी एक्ट बनता है ना, पहले पार्लियामेंट की अप्रूवल आती है आपकी लोअर हाउस और अपर हाउस की। जैसे ही उन दोनों की अप्रूवल आ जाती है, फिर प्रेसिडेंट उस एक्ट पर साइन करता है कि आज से ये जो एक्ट है वो कंप्लीट हो गया, फाइनल हो गया, अब से इसको मार्केट में लगाना स्टार्ट करेंगे। तो 13 जनवरी 2003 को मार्केट उस कंपटीशन एक्ट पे
प्रेसिडेंट ने साइन किया होगा कि चलो जी अब ये एक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, इसको मार्केट में लागू करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल Okay, की ma'am. डेट ली है क्या आपने? एग्जाम्पल नहीं है, ये करंट डेट है, मतलब एग्जैक्ट डेट है आपकी मैम किस चीज की? कंपटीशन एक्ट को बनाने के लिए। मैम फिर 2002 में क्या हुआ? 2002 में ये पार्लियामेंट में अप्रूव होना स्टार्ट हो गया था, यानी कि ये बन रहा था 2002 में, पेपर्स पे आ चुका था, व्हाइट पेपर पे। उसके अंदर धीरे धीरे अमेंडमेंट चलती रहती है। किसी लॉ को बनाने के लिए ना उस पर कमिटी बैठती है, कमिटी बैठती है, रूल पास होते हैं, फिर उस रूल में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, यानी कि बार बार अमेंड होता है। जिस दिन फाइनल अमेंड हो जाता है ना, उसके बाद उस पर प्रेसिडेंट साइन कर देता है। ये कमेटी बैठती है, अमेंड बैठती है, इस दौरान वो लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों से पास हो जाता है। दोनों से पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट से साइन हो जाता है, और जैसे ही प्रेसिडेंट साइन कर देता है उसके बाद वो क्या होता है, मार्केट में लागू हो जाता है। तो इस प्रोसेस से आपका रूल बनकर निकल कर आता है। तो साइन करने तक इसको टाइम हो गया था 13 जनवरी 2003, और इफेक्ट यानी कि मार्केट में लागू होने के लिए 2 महीने और लगे उसको, 13 मार्च 2003। ठीक है जी, यानी कि 13 जन 2003 तक जो काम हो रहा था वो काम किया लेजिस्लेटिव कमेटी ने। फिर जो 13 मार्च 2003 को जो काम हुआ वो काम किया एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव बोले तो जो एग्जीक्यूट कराता है, लेजिस्लेटिव बोले जो लेजिस्लेशन बनाता है, यानी कि लॉ बनाता है। अब दोनों के वर्कर्स काम तो याद होंगे ना, आपने सेबी में किए थे। लेजिस्लेटिव डेट्स याद करनी है क्या दोनों? मर्जी है, करो तो करो वरना मत करो, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है ये डेट्स। ओके मैम। ठीक है, चलो जी। कंपटीशन एक्ट आया 2002 में। जैसे ही ये इफेक्टिव हुआ उसके साथ क्या खत्म हो गया आपका, एमआरटीपी एक्ट और एमआरटीपी कमीशन। व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरटीपी? रमन गोयल। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है जी, चलो जी। उसके बाद क्या है, द कंपटीशन एक्ट 2002 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI एंड प्रिस्क्राइब्स इट्स ड्यूटीज, फंक्शंस एंड पावर। चिंटू सिंगला। यस मैम। कंपटीशन कमीशन कब आया था? क्या मैम? कंपटीशन कमीशन कब आया था? 2003 में मैम। पक्की बात? यस मैम। अक्टूबर में आया था, नवंबर में आया था, मार्च में आया था, फरवरी में आया था, कब आया था? 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को आया था। चलो जी। यस मैम। 14 अक्टूबर 2003 में हमारा क्या आया था, कंपटीशन कमीशन एक्ट आया था। ठीक है जी। कंपटीशन कमीशन एक्ट कौन लेकर आया? सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई, 14 अक्टूबर 2003 में लेकर आई। ठीक है जी। कंपटीशन कमीशन एक कंपनी की तरह होता है, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट होती है। बॉडी कॉर्पोरेट होती है मतलब क्या, मतलब ये कि इसकी अपनी पहचान होती है, ये अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसको किसी और के नाम से नहीं जाना जाएगा, इसको अपने नाम से, इसीलिए हम इसे कंपटीशन कमीशन के नाम से जानते हैं। इसके खुद के साइन होते हैं। खुद के साइन मतलब अब कोई अथॉरिटी खुद वैसे साइन तो कर नहीं सकती, बिल्डिंग कैसे साइन करेगी, तो उसका ठप्पा होता है, कॉमन सील होती है। ठीक है जी, कॉमन सील होती है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब गोइंग कंसर्न, लंबे समय तक चलती रहेगी, कोई आए ना आए कंपनी का नाम तो बरकरार रहेगा। वैसे CCI का नाम भी क्या रहता है, बरकरार रहता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं, बिल्डिंग काम कर सकती है, आर्टिफिशियल पर्सन काम कर सकता है? नो मैम। नो मैम। तो इसको भी कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए होंगे, तो इसके BOD में होगा एक चेयरपर्सन। जब भी किसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं ना, चेयरपर्सन तो जरूरी होता है। तो एक चेयरपर्सन होगा और 6 अदर मेंबर्स। अभी मेंबर कौन कौन होंगे ये सारे डिसाइड कौन करेगा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, चेयरमैन भी कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। 6 अदर मेंबर भी कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके लिए 3 चीजें हो गई याद करने के लिए। 14 अक्टूबर 2003 को बना था, बॉडी कॉर्पोरेट है, कॉमन सील है, परपेचुअल सक्सेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसके मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। मेंबर्स कैसे होंगे, 6 अदर मेंबर और एक चेयरमैन, यानी कि टोटल हो गए 7 में से एक चेयरपर्सन और बाकी 6 अदर मेंबर्स। इन 3-4 लाइंस में आपके MCQ बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इस 3-4 लाइन को अच्छे से पढ़ना। ठीक है,
क्लास में ऐसा कोई है इस टाइम जिसकी प्रेजेंस अटेंडेंस नहीं लगी थी फर्स्ट लेक्चर में? मैम मेरी नहीं लगी थी। यस मैम। किसकी नहीं लगी? मैम मेरी भी नहीं लगी। मैम मेरी भी नहीं लगी। Okay. अपना नाम बोलो, मुझे ऐसे मेरी मेरी से समझ में नहीं आता। मैम कनिष्का। तरुण मैम। कनिष्का, आप लेट क्यों आए थे? मैम मैं दिल्ली आई हुई हूँ, मेरा यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मेरी लेट ज्वाइन हुई थी। आप पहले वाले लेक्चर में पूरे में थे? नो मैम, मैंने 10-15 मिनट लेट ज्वाइन किया था। ठीक है। कनिष्का के बाद तरुण मैम। मैम अंशिका। अंशिका आपकी लगा चुकी हूँ मैं। तरुण, आप लेट क्यों आए हो? नेटवर्क इशू मैम। और तरुण के अलावा? अर्पित। मनोज कुमार मैम। अनु है क्लास में? मनोज कुमार। मनोज, आप क्यों लेट आए? चलो जी, मनोज के अलावा? मैम अर्पित। अर्पित। अर्पित के संजीत अलावा? पूनिया। संजीत पूनिया। संजीत अमन है पूनिया। क्लास में? यस मैम। अमन, आपने अटेंडेंस क्यों नहीं दी? दी क्यों नहीं थी? पहले लेट आए थे? यस मैम 10 क्यों? मिनट लेट। क्यों? टाइम याद नहीं रहा था। टाइम याद नहीं रहा। ठीक है जी, ऐसे ना किया करो, टाइम याद रखा करो, शेड्यूल चेक किया करो डेली का। और कोई है जिसकी अटेंडेंस रह गई? रिज्वाइन करना है क्या मैम? रिज्वाइन नहीं करना। मैम मेरी भी रह गई थी वैभव। कौन? वैभव? मैम वैभव। और कोई है जिसकी रह गई थी? जुगल है क्लास में? सूरज मैम। सूरज की हो गई। जुगल है क्लास में? चलो जी, जितना पढ़ाया उतना कंप्लीट करना, और क्लास अभी हम लीव कर सकते हैं। बाय मैम। बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय। रोल्स रोल्स ऑफ आरबीआई पूछने थे।